हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो डेली मैं करंट अफेयर यहाँ पढ़ाता हूँ और आज है 31 जुलाई 2023। ठीक है, तो यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखेंगे और देखेंगे यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिलता है। ओके, तो मैं स्वागत करता हूँ आपका सी एस के सी एम क्लासेज में। और आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कुछ उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें कि हाँ सर, ये अच्छा है, ये ख़राब है। तो आप जो सजेस्ट करेंगे मैं उसको उस हिसाब से चलने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं आपके साथ यहाँ पढ़ेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आपको क्या सीखने को मिलता है। पहली बात तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी भाई छोड़ के मत जाना, ठीक है। जितने भी वीडियो देख रहे हैं एक बार ये देख लीजिए कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है। इसके बारे में आप लोग एक लाइन जरूर लिखिए कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था, मतलब क्या था ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये पूरा डिटेल नहीं लिखना है, सिर्फ एक लाइन कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले समय में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये बहुत ही चर्चा में था। ठीक है, तो आप इस पे लिखेंगे। मैं इसके बारे में बता नहीं रहा हूँ, अभी आने वाली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आज आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, एडगर्स रिंकेविक्स ने यूरोपीय संघ, सॉरी देखिए, इनका नाम है एडगर रिंकेविक्स। ठीक है, और ये ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन है, वहाँ के उस देश में पहले ऐसे समलैंगिक राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो यूरोपीय यूनियन में आपको पता है कि कई सारे देश हैं। ठीक है, अभी हाल ही में वहाँ से ब्रिटेन उसमें से अलग हुआ है, तो उसमें कई सारे देश हैं। तो वहाँ के एक देश है जिसका नाम है लातविया, तो उसके ये प्रेसिडेंट बने और ये गे प्रेसिडेंट हैं, इसीलिए ये चर्चा में हैं। ठीक है, ये एक गे प्रेसिडेंट है। ठीक है, गे क्या होता है अब ये लोग कहेंगे, तो बहुत लोग जानते हैं गे क्या होता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता हो, लेकिन LGBTQ समुदाय क्या होता है इसको बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो LGBTQ क्या होता है मैं इसके बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, जो LGBTQ है इसी में से जो जी है इसी का फुल फॉर्म होता है गे। ठीक है, गे। अगर मैं इसके बारे में डिटेल में यहाँ बताऊँ LGBTQ के बारे में, तो एल का मतलब होता है यहाँ पे लेस्बियन, यानी कि जब दो महिलाएं एक दूसरे के प्रति आकर्षित होती हैं तो उसे लेस्बियन कहते हैं। गे उसे कहते हैं जब दो पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं तो उसे गे कहते हैं। बाइसेक्सुअल उसे कहते हैं जब कोई महिला और पुरुष दोनों की तरफ आकर्षित हो, या फिर जब कोई पुरुष पुरुष या महिला दोनों की तरफ आकर्षित हो तो उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। ट्रांसजेंडर उसे कहते हैं जब किसी बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो ये डिसाइडेड रहता है कि वो लड़की है या लड़का। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसके बॉडी में चेंजेस आते जाते हैं। ठीक है, तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि वो लड़का है कि लड़की, तो ऐसे लोगों को ट्रांसजेंडर कहते हैं। अब और आप जानते हैं कि अभी भारत के जो राजस्थान सरकार है, ठीक है, राजस्थान सरकार ने वहाँ पे ट्रांसजेंडर नाम का एक नया कॉलम बनाने की कोशिश की है, और कोशिश क्या वो कर दी है। ठीक है, वहाँ पे नया कॉलम बन गया। और क्यूरिंग की बात करें तो तीनों जो समुदाय, चारों समुदाय जो है इसको मिला के क्यूरिंग या क्वेश्चनिंग कहते हैं, यानी कि विशेष समुदाय कहा जाता है। ठीक है, तो ये था LGBTQ समुदाय। और आपके प्रश्न का उत्तर था लातविया। तो आप सोचेंगे कि लातविया कहाँ है, चलिए वो भी दिखा देता हूँ लातविया कहाँ है। ये पूरे विश्व का मैप, अपना सुंदर बात है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ दिखेगा आपको यूरोप। यूरोप को जूम कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, जब जूम करेंगे तो यहाँ दिखेगा आपको लातविया। लातविया एक बाल्टिक कंट्री है। ठीक है, जो एस्टोनिया और लिथुआनिया और लातविया यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये तीनों एक बाल्टिक कंट्री हैं। ओके, और इसी में से जो लातविया है जिसकी राजधानी रीगा, वहीं के प्रेसिडेंट बने हैं अभी एडगर रिंकेविक्स जी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हो गया? अब देख रहे हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और ये हैं एंटोनियो गुटेरेस साहब। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस साहब है जो UN के महासचिव हैं। ओके, तो इन्होंने कहा कि भैया, मोदी जी से कहा भैया आप एक काम करिए कि आप ग्लोबल जो क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप है ना उसमें आप शामिल हो जाइए। इन्होंने कहा क्यों शामिल हो जाऊँ? तो कहा कि वहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्री हैं इस ग्रुप में, ठीक है, अब देखिए ये नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लोबल जो क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप है, विश्व लेवल जब बहुत बड़ी महामारी, अभी कोई भी क्राइसिस आता है, जैसे मंदी आ गया, कोई बीमारी आ गई, ठीक है, युद्ध छिड़ गया, तो ऐसे क्राइसिस में कोई तो चाहिए जो विकासशील देशों का नेतृत्व करे। ठीक है, तो इस तरह से कि विकासशील देशों का नेतृत्व करे, तो भारत भी एक विकासशील देश है, तो इसका नेतृत्व भारत से बेहतर कौन कर सकता है? ये भी इनको भी पता है कि भारत से बेहतर कौन कर सकता है। तो इन्होंने कहा कि आप ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हो जाइए, और आने वाले समय में अगर इस तरह से कोई भी महामारी आती है, युद्ध होता है, ठीक है, या तो मंदी आती है, तो आप उन ग्रुप में जो भी देश शामिल होंगे उनका नेतृत्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है
भारत, ठीक है। भारत इसमें अभी हाल ही में शामिल हुआ है और ये यूएन महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस साहब, इन्होंने इनको भारत को इनवाइट किया है, ठीक है। तो आगे चले, इससे संबंधित जो भी ऑप्शन उसको देख लेते हैं। ईरान की बात करें तो ईरान अभी नया संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे एससीओ कहते हैं उसका नया मेंबर बना है और 31वां मेंबर फिनलैंड बना है नाटो का। और पूर्वी तिमोर जो एक आसियान कंट्री है, आसियान का 11वां मेंबर बना है पूर्वी तिमोर, ठीक है। आगे चले तो भारत का पहला वैदिक थीम पार्क, वेद वन पार्क जिसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है ये आपको बताना है। वैदिक थीम पार्क, अब नाम से यहाँ पता चला कि वैदिक थीम पार्क यानी कि वेदों से संबंधित ये होगा। वेदों के बारे में जो बताया गया होगा उसके बारे में यहाँ पे नॉलेज दी जाएगी आपको, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है पहले मैं तो इसको बता देता हूँ। तो इसका सही जवाब है नोएडा। नोएडा कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है नोएडा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में नोएडा पड़ता है और ये सब उत्तर प्रदेश के ही शहर है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। सांस्कृतिक राजधानी की बात करें उत्तर प्रदेश तो वाराणसी को मान सकते हैं, ठीक है। आगे चले तो देखिए, इंडिया फर्स्ट वैदिक थीम्ड पार्क अनविल्ड इन नोएडा, ठीक है। नोएडा में ये इसको खोला गया। अब यहाँ पे होगा क्या, 4 वेद जैसे हैं कि आपको देखिए, एक ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, ठीक है, एक अथर्ववेद है। इन चारों वेदों को लेकर इस पार्क में 4 जोन बनाए जाएंगे, ठीक है। 4 जोन बनाए जाएंगे और वेदों में जिन ऋषियों, महत्वपूर्ण ऋषियों यानी कह सकते हैं जो सप्त ऋषि हैं, जैसे कि महर्षि कश्यप हो गए, महर्षि अगस्त्य हो गए, विश्वामित्र जी हो गए, वशिष्ठ जी हो गए, गौतम, भारद्वाज, ये सब लोग हैं, इनके बारे में भी यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको उत्तर प्रदेश के नोएडा में खुला मिलेगा। तो ये है उत्तर प्रदेश का मैप, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे पूर्वी जिला अगर उत्तर प्रदेश पूछे तो वो है बलिया। और इधर पश्चिम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखेगा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर को ही नोएडा कहते हैं, नोएडा कहते हैं, ठीक है। और इधर आपको दिखेगा सहारनपुर सबसे नॉर्थ के साइड में, ओके। अगर नोएडा का फुल फॉर्म आपसे पूछता है कि नोएडा का फुल फॉर्म क्या है, नोएडा, तो इसका फुल फॉर्म होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और आपका सही जवाब है यहाँ पे नोएडा। ये वैदिक थीम पार्क जो है भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है, तो ये नोएडा में बनाया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश ने भारत के फार्मा उत्पाद कंपनियों की गुणवत्ता नियंत्रण जांच शुरू किया है? ये तो जरूरी है। आप अगर जांच नहीं कर रहे हैं, अंधा भरोसा कर रहे हैं, तो ठीक है, करिए, लेकिन जो सेंसिटिव मामला है ना, वहाँ पे जांच करना ही चाहिए आपको। तो ये गाम्बिया की बात हो रही है। अभी कुछ महीने पहले आपने सुना होगा कि गाम्बिया में जो छोटे बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो गई, क्या पीने से? सिरप पीने से। कैसा सिरप? कोई कफ सिरप पी रहा है, ठीक है, कोई अदर रिलेटेड लंग से कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है उससे संबंधित सिरप पी रहा है, तो क्या सिरप पीने से मृत्यु हो जानी चाहिए? तो ये तो बहुत ही मतलब शर्मनाक घटना कह सकते हैं, ठीक है। और भारत में जो ऐसी फार्मा उत्पाद कंपनी है और ये ऐसे सिरप जो बनाती हैं उन पे भी बैन लगना चाहिए। मानते हैं कि नहीं? जरूर मानिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है बच्चा। अगर आप सोचिए, अगर आप कोई भी सिरप पी रहे हैं और आपको पता नहीं है, आप तो ऐसे ही पूरा डॉक्टर सलाह दे दिया, हाँ चलिए ये सिरप पी लीजिए आपकी खांसी सही हो जाएगी, आपने उसको पिया, ठीक है, उसका गलत इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने लगा अचानक, तो आप क्या करेंगे बताइए? ऐसे ही बच्चों के साथ हुआ गाम्बिया में, ठीक है। जो भारतीय कुछ उत्पाद कंपनी है, जो फार्मा उत्पाद कंपनी है, उन्होंने सिरप बनाया और वो गाम्बिया ट्रांसफ़र किया, ठीक है। ये सब कंट्री जो है ना, ये गरीब हैं, बहुत ही गरीब देश हैं। ये अफ्रीकन कंट्री देखेंगे, बहुत ही गरीब देश है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने जो भी नए प्रोडक्ट्स हैं, नए एक्सपेरिमेंट हैं, इन्हीं लोगों पे करते हैं, क्योंकि ये लोग तो आवाज़ उठा नहीं पाएंगे, उठाए भी हैं तो कितना उठाएंगे, ठीक है। तो मैं गाम्बिया की लोकेशन दिखा दे रहा हूँ, वहाँ पे ये गाम्बिया में घटना हुई थी। तो गाम्बिया की लोकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको मैं अगर जूम करके यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे गाम्बिया है, इसको जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, इसके देखिए यहाँ पे जो ये बंजुल है ना, बंजुल गाम्बिया की राजधानी है। और ये जो सेनेगल वाला पार्ट है, ये पूरा ये सेनेगल वाला पार्ट है, इसी के बीचों बीच यहाँ पे गाम्बिया दिखाई देता है और ये सेनेगल है। नॉर्थ में मारिटानिया दिखाई देगा, यहाँ गिनिया बिसाऊ दिखाई देगा और यहाँ पे गिनिया दिखाई देगा। और ये है अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर। इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। आपका सही प्रश्न जो था, प्रश्न था, उसका सही जवाब था गाम्बिया, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आगे चले, तो आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में एक और क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पे, कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये जो तंजानिया पार्ट दिख रहा है ना, ठीक है, तंजानिया जहाँ पे माउंट किलिमंजारो आपको देखने को मिलता है, इस तंजानिया के एक जंजीबार आइलैंड है, वहाँ पे भारत का पहला आईआईटी कैंपस
सेपरेट भारत का कह सकते हैं पहला विदेशी आईआईटी कैंपस वहाँ पे बनाया जा रहा है तंजानिया के जंजीबार में। ठीक है, तो ये आईआईटी मद्रास का कैंपस होगा। ओके, तो अगर ब्रिक्स की बात करें यहाँ पे, तो ये जो साउथ अफ्रीका वाला पार्ट यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, साउथ अफ्रीका में अभी ब्रिक्स समिट होने वाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसे हम डीजीसीए शॉर्ट में कहते हैं, तो इसने क्या किया कि एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है EAS से। EAS से यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, जो यूरोपियन यूनियन की एविएशन सेफ्टी एजेंसी है, उसके साथ ये समझौता किया गया। और किस लिए किया गया? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए। ज़्यादातर अनमैन्ड जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो ड्रोन शब्द के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ड्रोन शब्द के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ड्रोन में आपको पता है इसमें कोई भी मानव नहीं रहता, कोई भी मैन नहीं रहता, इसलिए अनमैन्ड होता है। तो ऐसे एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है अभी डीजीसीए ने, किसके साथ? EASA के साथ, यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ। भारत से ये लोग कुछ सीखेंगे और वो लोग कुछ भारत से सीखेंगे और हम लोग कुछ उनसे सीखेंगे। इस तरह से सीखम सिखाई काम चलता रहेगा, ठीक है, और डेवलपमेंट होती रहेंगी। ठीक है, तो अगर इस तरह की डेवलपमेंट होती है, इस तरह का समझौता होता है, तो उससे फ़ायदा भी है। अभी फ़ायदा क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। पहले तो यूरोपियन यूनियन का आप मैप देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे अपना सुंदर भारत है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे, यूरोप है ये। ठीक है, यूरोप में यूरोपियन यूनियन का कुछ पार्ट है। ठीक है, इसमें कुछ देश कुछ क्या लगभग सभी यूरोपीय यूनियन में देश शामिल है, लेकिन कुछ देश इसमें नहीं शामिल है। जैसे कि अभी मान लीजिए यूके निकल गया। ठीक है, ये फॉर्म पहले इसका मेंबर था, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन का मेंबर यूके नहीं है। इधर नॉर्वे भी नहीं है इसका मेंबर, और इधर स्विट्जरलैंड भी दिखेगा आपको नहीं है। कुछ कुछ देश ऐसे हैं जो इसके मेंबर नहीं है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के। तो आपका सही जवाब था कि ESA के साथ डीजीसीए ने अभी हस्ताक्षर किया है। और इससे फ़ायदा क्या हो सकता है वो मैं आपको बता दूं कि अभी आपने सुना होगा कि चेन्नई में एक ड्रोन पुलिस यूनिट बनाई गई है। ठीक है, तो ड्रोन के बारे में जब ज़्यादा जानकारी होगी तभी तो आप इस तरह से काम कर पाएंगे, ड्रोन पुलिस यूनिट बना पाएंगे, ड्रोन से दवाइयाँ सप्लाई करा पाएंगे, ठीक है, ड्रोन से मैपिंग करा पाएंगे। ठीक है, तो ड्रोन होना चाहिए और उससे संबंधित टेक्नोलॉजी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये सब फायदा होता है। आगे चले, अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश ने अपना पहला घरेलू यानी कि इंडिजीनियस तौर पे घरेलू खुद बनाया है, किसी से मदद उदद नहीं लिया है, खुद बनाया है। ठीक है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन लॉन्च किया। तो अभी पूछ दिया कि ओपन काइलिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस देश द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया, तो इसका सही जवाब है चीन। चीन क्या कह रहा है ना कि हम USA, रसिया, फलाना ढिमका जो बनाए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका हम मदद नहीं लेंगे, हम खुद का बनाएंगे, उनसे हम डिपेंडेंसी अपनी कम करेंगे और हम खुद का सब कुछ डेवलप करने वाले हैं। आपको पता है चाइना का व्यवहार क्या? चाइना, देखिए ये अच्छा है कि खुद के देश के लिए ये अच्छा कर रहा है, लेकिन चाइना का व्यवहार है कि वो एशिया में अपने आप को सर्वोच्च दिखाना चाहता है, एशिया वाले रीजन में। ठीक है, विश्व रीजन में तो नहीं दिखा पाएगा अभी इतना जल्दी, क्योंकि विश्व रीजन में रूस है, अमेरिका, तमाम कंट्री आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये एशिया में अपने आप को सर्वोच्च दिखाना चाहता है। तो ओपन काइलिन अगर पूछे तो ये इसका सही जवाब है, चाइना ने अभी हाल ही में ओपन काइलिन ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, तो आगे चलें, तो अगर मैं इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो भारत ने भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था जिसका नाम था भारोस। ठीक है, भारोस, लेकिन ये था मोबाइल ऐप के लिए, सिर्फ मोबाइल के लिए ये था भारोस। और बाकी जो स्काइलिन जो चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है, जो ओपन काइलिन जो चाइना ने लॉन्च किया है वो मोबाइल, लैपटॉप और अदर डिवाइसेज में भी ये काम करेगा। ठीक है, तो चाइना की बात हो रही थी, तो ये देखिए चाइना की ये लोकेशन, इसके नॉर्थ में मंगोलिया दिखाई देगा, इसके नॉर्थ में रसिया दिखाई देगा। ओके, आगे चले अगले प्रश्न तक। उससे पहले साउथ अफ्रीका ऑप्शन में था, तो अभी मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स समिट होने वाली है 2023 में साउथ अफ्रीका में। संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात करें तो COP28 होने वाला है संयुक्त अरब अमीरात में। और जापान की अगर बात करें तो G7 की मीटिंग अभी हाल ही में जापान में हुई थी, और क्वाड की मीटिंग भी जापान में हुई है, क्योंकि क्वाड की मीटिंग होने वाली थी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, तो वहाँ पे क्वाड मीटिंग हो नहीं पाई, उसके बाद जापान में ये क्वाड मीटिंग हुई थी। ठीक है, आगे चलें, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हम हाल ही में गोल्डमैन सैक्स द्वारा, ठीक है, गोल्डमैन सैक्स या सैक्स पढ़ सकते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये एक प्रेडिक्शन है, और प्रेडिक्शन को आप याद रखिए, क्योंकि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात की जा रही है, वो भी भारत की, तो इस प्रेडिक्शन तो याद करना बनता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है
कि 2075 तक, ठीक है, 2075 तक गोल्डमैन सैक कह रहा है कि भारत 2075 तक क्या करेगा, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। किसको पीछे छोड़ देगा? अमेरिका को पीछे छोड़ देगा भैया, अमेरिका को। यहाँ देखिए, अमेरिका को पीछे छोड़ के दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन पहले नंबर पे काबिज होगा चाइना। ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, तो अनुमान लगाया जा रहा है तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अभी की बात करें तो अभी जो भारत की रैंक है वो 5वें नंबर पे है, ठीक है। अभी विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की रैंक 5वें नंबर पे है। आगे चलें, अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? सिंपल है, सबको पता होगा। लेकिन यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन लाने का मतलब यही था कि भारत की रैंक आपको जरूर पता होना चाहिए कि भारत कितने तेजी से उभर रहा है विश्व लेवल पे, और विश्व में वो टॉप 5 ऐसी कंट्रियों में, अर्थव्यवस्था की कंट्री में नाम ले लीजिए, सैन्य शक्ति के मामले में नाम ले लीजिए, हर जगह भारत टॉप 5 में आपको जरूर दिखाई देगा, ठीक है। तो ग्लोबल फायर पावर आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? तो अमेरिका के पास है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे रूस आएगा, थर्ड नंबर पे चीन आएगा, और चौथे नंबर पे यहाँ पे आएगा भारत, ठीक है। चौथे नंबर पे आएगा भारत। तो यहाँ पे अमेरिका फर्स्ट नंबर पे, तो अमेरिका की लोकेशन देख लीजिए, ठीक है। तो ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पे दिखाई देगा आपको। इसके नॉर्थ में कनाडा दिखाई देगा, साउथ में मैक्सिको दिखाई देगा, ठीक है। और ये अगर मैं आप बता दूं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ये तीनों मिलके 2026 में क्या करेंगे, फीफा वर्ल्ड कप जो होगा पुरुषों वाला, उसको ये लोग क्या करेंगे, होस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में AI स्किल्स लैब स्थापित करने वाले हैं? AI स्किल्स लैब क्या है? AI स्किल्स लैब यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड ये लैब होगी, और यहाँ पे लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि उससे संबंधित नौकरियाँ कैसे जनरेट की जाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि AI जो है ना, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले विश्व में ये एक खतरा बनेगा भैया, खतरा बनेगा, शब्द सुनिए, खतरा बनेगा। कैसे बनेगा? आने वाले समय में आपको न्यूज आर्टिकल में दिखाई देगा, क्योंकि इस पे अब मीटिंग भी होने लगी है कि AI पूरे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए कैसे एक खतरा बनेगा, ठीक है। अब इस पे तो बहुत सारे लोग आंदोलन भी करना शुरू कर दिए हैं। हॉलीवुड एक्टर हुए, बॉलीवुड एक्टर हुए, तमाम एक्टर जो मिमिक्री करते थे, किसी भी आवाज़ की मिमिक्री करके उसको अपलोड करते थे। जैसे मान लीजिए जो हॉलीवुड मूवी आती हैं, ठीक है, हॉलीवुड मूवी आती हैं, आपने गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी का नाम सुना होगा, मार्वल्स की मूवी का नाम सुना होगा। तो उसमें जो एक्टर होते हैं वहाँ तो उस लैंग्वेज में, आप जिस देश में ये शूटिंग हो रही है उस लैंग्वेज में वो लोग बोलते हैं। उसके बाद वो जो भारत में जब डब होती है मूवी, तो भारत में कहीं देखेंगे तो आप वरुण धवन बोल रहे हैं, ठीक है, कहीं आमिर खान, कहीं शाहरुख खान, ठीक है, उनकी मिमिक्री करके यहाँ पे डब कर रहे हैं, ठीक है। अगर आने वाले समय में ये मिमिक्री, मान लीजिए ये लोग तो बड़े बड़े एक्टर हैं, इनका नाम लिया, तमाम जो छोटे मिमिक्री एक्टर हैं उनकी बात करें तो वो AI बेस्ड कर देंगे, अगर कि हाँ अब उनका जो लैंग्वेज वो हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद ले लें, तो भी तो वो लैंग्वेज में डब कर देंगे, अच्छे से डब कर देंगे। तो इस तरह से ये आंदोलन हो रहा है कि नहीं, AI को हम लोग हावी नहीं होने देंगे, ठीक है। AI को हम लोग अपने जॉब्स को नहीं वो छीनने देंगे, ठीक है। इस तरह से तमाम के आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे, आने वाले समय में भी मिलेंगे, ठीक है। तो डेल और इंटेल भारत के किस राज्य में AI स्किल लैब स्थापित करेंगे? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना, ओके, तेलंगाना। अब इसके बेस पे आपको वो करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसके बेस पे ही चलना पड़ेगा, नहीं तो आप आने वाले समय में बेरोजगार हो जाएंगे। अभी भी बहुत लोग रोजगार नहीं पाए हैं, लेकिन बता रहा हूँ आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। अगर AI की बात करें तो AI के जो जनक माने जाते हैं उनका नाम है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आगे चलें, भारत में अगर AI सुपर कंप्यूटर की बात करें तो एरावत नाम का जो सुपर कंप्यूटर है वो है AI सुपर कंप्यूटर भारत में। आगे चलें, अभी हाल ही में UNDP के अध्ययन के अनुसार, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अध्ययन के अनुसार 15 वर्षों में कितने मिलियन भारतीय बहुआयामी गरीबी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए? तो इसका सही जवाब है 415 मिलियन। 415 मिलियन बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है, ठीक है। 415 मिलियन बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है, और कह रहे हैं कि इतने जो गरीब हैं वो मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है उससे बाहर आ चुके हैं, ओके। तो देखिए, गरीबी भी कई तरह से यहाँ पे डिफाइन की जाती है, तो उसमें से एक होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी जो डायमेंशनल पॉवर्टी जो होती है, गरीबी जो होती है, इसमें 3 डायमेंशन लिए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो हेल्थ लिया जाता है यानी कि स्वास्थ्य लिया जाता है,
एक एजुकेशन यानी कि शिक्षा लिया जाता है, और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि आपकी जीवन प्रत्याशा क्या है, आपकी जो आप मान लो जीवित हैं तो किस लेवल पे किस किस सब मतलब इंस्ट्रूमेंट का यूज कर, जैसे मतलब पानी सही से मिल रहा है कि नहीं आपको, पढ़ाई मिल रही है कि नहीं, ठीक है, मतलब शिक्षा मिल रहा है कि नहीं आपको, खाना सही से मिल रहा है कि नहीं, कपड़ा मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, ये सब इसमें काउंट किया जाता है। तो 3 डायमेंशन लेता है ये और 10 इंडिकेटर लेता है, ठीक है। अगर आपको यूएनडीपी की बात करेगा, यूएन की बात करेगा, तो वो 10 इंडिकेटर लेता है, 3 डायमेंशन लेता है। अगर नीति आयोग की आप बात करेंगे तो नीति आयोग 3 डायमेंशन लेता है और 12 इंडिकेटर लेता है, ठीक है। तो ये 12 इंडिकेटर या फिर यहाँ पे 10 इंडिकेटर कौन कौन से हो सकते हैं? पोषण हो सकता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी हो सकता है, ईयर ऑफ स्कूलिंग हो सकता है, स्कूल अटेंडेंस हो सकता है, ठीक है, कुकिंग फ्यूल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, तमाम तरह के इस तरह से ये लोग इंडिकेटर लेके मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो कहा जा रहा है कि इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से 15 वर्षों में 415 मिलियन भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं, ठीक है। तो यूएनडीपी का काम ही यही है कि डेवलपमेंट से संबंधित ये रिपोर्ट देता रहता है, बताता रहता है कि आप इस रास्ते से चलिए तो अच्छी अचीवमेंट हासिल करेंगे, ठीक है। और ये आर्टिकल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल आज करंट में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख जरूर बताएं। अगर कुछ आप सुधार करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं मुझसे, तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ऐड करना ना भूलें, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद। चलने से पहले मैं आपको एक बार और याद दिला दूँ कि ये जो प्रश्न है ना, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, इसके बारे में एक लाइन जरूर आप लिखिएगा। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो एक लाइन इसके बारे में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।